महाराष्ट्र में हताश हो गई है बीजेपी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों झूठी खबरें प्लांट करा रही है बीजेपी? ऐसे क्या कारण है जिस वजह से हम ये कहें कि महाराष्ट्र में हताश हो गई है बीजेपी? इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने पत्रकार, चर्चित पत्रकार अनिल सिन्हा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। थोड़ी सी बात हम बोलते हुए आपके पास आते हैं। ये जो विषय है, महाराष्ट्र में हताश हो गई है बीजेपी, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? कई बार ऐसा होता था, हम छोटे में क्रिकेट मैच देखा करते थे तो होता था हम लोग बार बार पाकिस्तान से हार जाते थे। इमरान खान की टीम होती थी, वसीम अकरम उनके साथ होते थे, वो वकार यूनुस होते थे। हमारे पास भी सचिन तेंदुलकर आए, सचिन तेंदुलकर भी बहुत स्कोर करते थे, फिर भी हार जाते थे। तो होता मन में आता था कि कितना अच्छा होता कि वकार यूनुस को अपने साथ अपनी टीम में ले लेते, या वसीम अकरम हमारी टीम में आ जाता, ये दो एक खिलाड़ी हम ले लेते तो आराम से जीत जाते। ये मन में आता था। अमेरिका को देखिए, वो तो दुनिया के खिलाड़ियों को इकट्ठा करके ही ओलंपिक में मेडल्स उठा लेता है, जीत लेता है। ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि चुनाव जीतना अपने दम पर मुश्किल है। अकेले तो बीजेपी के ऐसे भी बिसात नहीं है महाराष्ट्र में कि वो चुनाव जीत सके। सहयोगी दल के साथ ही वो कुछ परफॉर्म कर पाती है। पिछली दफा उद्धव ठाकरे की शिवसेना गोट्टा एकजुट शिवसेना थी, और अब विभाजित शिवसेना एकनाथ शिंदे उनके साथ है, और थोड़ा एनसीपी से भी जोड़ा है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को लगता है कि इसके भरोसे हम कैसे चुनाव जीते। वो शिवसेना के जहां एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार खड़े हुआ करते थे, जहां उनका दावा है, वहां भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। अब एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये दोनों बीजेपी के ही घटक दल है, महायुति का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी अपने सहयोगी का भी सम्मान नहीं कर रही है, घमासान मचा हुआ है, और अपनी अपनी सीटों की घोषणा करके आ गई। भाई, बीजेपी बड़ा दल है, मुख्यमंत्री भले एकनाथ शिंदे का हो, लेकिन मजबूत अगर गठबंधन है तो एक साथ आप सबका उम्मीदवार लेके आते। आपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, उसमें एकनाथ शिंदे के सीटों पर भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी। बहरहाल ये घमासान मचा हुआ है, लेकिन इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी हताश हो गई। अब क्यों कह रहे हैं हताश हो गई? एक पॉइंट जरूर है कि वो अपने सहयोगी दलों का भी सीट छीन लेना चाहती है कि कैसे भी जीते। दूसरा ये है कि गाड़ी पकड़ी गई है, नोटों से भरी हुई गाड़ी। और संजय राउत तो कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि एकनाथ शिंदे ने अपने सभी एमएलए को 50-50 करोड़ रुपया देने का इंतजाम करने का, दोबारा पहले भी दिया था और एक बार फिर इंतजाम करने का वादा किया है। और उसकी पहली खेप 15 करोड़ की हर विधायकों के पास पहुंच रही है। उसी में से एक खेप अभी पुलिस की पकड़ में आई है। 15 करोड़ में से 2 ट्रक को निकाल दिया गया। ये सब वही लोग बता रहे हैं, शिवसेना के शरद पवार के नेता विजुअल भी दिखा रहे हैं। रोहित पवार, शरद पवार जी के पुत्र ने जारी किया है वीडियो। इसके अलावा संजय राउत भी बता रहे हैं कि 3 गाड़ी पकड़ी गई, सब में 5-5 करोड़ रुपए थे। 2 गाड़ी को छोड़ दिया गया और एक गाड़ी पकड़ में आई जिसमें 5 करोड़ रुपए थे। तो ऐसे 15 करोड़ की बहुत सारी खेप, जितने एमएलए हैं उतने खेप वो निकले हैं सड़क पर। कहाँ हैं, क्यों नहीं पकड़ में आ रही है? तो ये जो चीजें हैं, ये भी हताशा का ही परिणाम है कि पैसे बांट के, अपने एमएलए को पैसे बांट के अपनी तरफ जोड़े रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चाहे एकनाथ शिंदे कर रहे हो, चाहे बीजेपी कर रहे हो। फिलहाल एकनाथ शिंदे का ये मामला सामने आया है।
इसके अलावा कल से एक बात और देख रहे हैं कि सारे टेलीविजन चैनल में ये खबर प्लांट की गई है कि उद्धव ठाकरे ने नरेंद्र मोदी जी से बात की है और संजय राउत ने अमित शाह से बात की है। ये सब में प्लांट की गई है खबर, जबकि संजय राउत ने खुल करके आकर के कहा कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसे अमित शाह से जिसकी तुलना उन्होंने औरंगजेब और अब्दाली वगैरह से की, और कहा उनके साथ में मैं नहीं जाऊंगा जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। तो सवाल यह है कि यहाँ पत्रकारीय मूल्यों पर भी बड़ा सवाल उठ गया है कि पत्रकार कैसी खबर दे रहे हैं। हम आएंगे, अनिल सिन्हा जी से बात करेंगे कि कैसे खबर दे रहे हैं कि संजय राउत ने अमित शाह से बात की, ये सूत्रों के हवाले से पता चला, और ये कांग्रेस के सूत्र हैं। आप समझिए कि शिवसेना की बात बीजेपी से हो रही है और सूत्र है कांग्रेस का। इसका ऐसी सूत्र तो हमने कभी नहीं देखे थे कि दो पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हो, वो भी टेलीफोनिक बातचीत हो। भाई टेलीफोन में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह से, क्षमा कीजिए, मोदी जी से जो बात की है, ये बातचीत इन्हीं दोनों को पता होगी, और पता होगी तो शिवसेना के लोगों को पता होगी तो बीजेपी के लोगों को पता होगी। कांग्रेस का सूत्र इसमें कहां से घुस गया, ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, लेकिन पत्रकार समझाने में लगे हुए हैं। उसके बाद जब संजय राउत ने ये आकर के बता दिया, तब भी मैं आज देख रहा हूं भाई इंडिया टीवी पर चल रहा है कि महा अघाड़ी गठबंधन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे और मोदी के बीच पक रहा है, और ये उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से कुछ बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से एक सुपारी ली गई है, एक साफ साफ दिखता है पत्रकारिता बेच दी गई है, पत्रकारिता को और मीडिया के प्लेटफॉर्म को इलेक्टोरल वीपन बना दिया गया है, चुनाव का हथियार बना दिया गया है, और एक दल और एक गठबंधन के लिए दूसरे दल और दूसरे गठबंधन के खिलाफ इस पूरे पत्रकारिता के मंच का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी वजह से इन सारे कारणों को जोड़कर हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या बीजेपी हताश हो गई है कि उसको उद्धव ठाकरे चाहिए, वसीम अकरम चाहिए, इमरान खान चाहिए, उसको जोड़ करके अपनी टीम को जिताऊ टीम में बदल दिया जाए, पूरे अपोजिशन को ही ले लो, इलेक्शन लड़ने और जीतने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हताशा का नतीजा है कि ऐसी सोच डेवलप हुई है और इस पर काम हो रहा है। सीधे मैं अनिल सिन्हा जी के पास आता हूं कि इस पर रोशनी डालिए सर। जी देखिए क्या है कि महाराष्ट्र में एक चीज जो लोग इग्नोर कर रहे हैं कि हरियाणा में वही रिपीट करना चाहता है मीडिया, जो हरियाणा वाला रिपीट करना चाहता है महाराष्ट्र में। तो उनको एक चीज आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत फर्क है। बहुत बड़ा फर्क ये है कि जो ये क्या कहते हैं, हरियाणा में एक अस्मिता जिसको कहते हैं, हरियाणा की अस्मिता करके कोई ये नहीं था, मुद्दा नहीं था, और मुद्दा है भी नहीं। मतलब उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड एक जो रीजनल आइडेंटिटी होती है लैंग्वेज के आधार पर, रीजन के आधार पर, वो हरियाणा में एब्सेंट था, जिसकी वजह से ये नैरेटिव चल गई कि शैलजा जा रहे हैं उनके पास। यहाँ मेन नैरेटिव जो बनने वाली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जिस पर ध्यान नहीं मीडिया का, क्योंकि मीडिया कुछ देखना ही नहीं चाहता, तो इसीलिए ध्यान उसका जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो है ये कि मराठी वर्सेस गुजराती का मामला आने वाला है, वो बहुत तेजी से अंडर करेंट है महाराष्ट्र में। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ग्राउंड रियलिटी है कि शिवसेना की, चाहे इधर के शिवसेना हो चाहे उधर की शिवसेना हो, चाहे इधर का एनसीपी हो या उधर का एनसीपी हो, चाहे बीजेपी का मतलब जो संघ का कैडर है उसको छोड़ के, क्योंकि वो संघ का कैडर तो इधर उधर नहीं जाने वाला है, वो सब ये इंश्योर करेगा कि किसी तरह से मोदी जी और अमित शाह को हराए। ये आपको मैं बता रहा हूँ। और इसमें देवेंद्र फडणवीस के भी जो लोग होंगे वो भी चाहेंगे कि हराना, क्योंकि जो उसकी हालत कर दी इन्होंने
कि देवेंद्र फडणवीस अभी अजीत पवार के बराबर नेता भी नहीं है, क्योंकि उनका कौन सा क्षेत्र है, विदर्भ के भी नेता नहीं है वो, और उनको नंबर 2 बना करके वो जो ये राज्य भर का नेता था वो भी नहीं रहे वो। शिंदे को उन्होंने चेहरा एक तरह से बनाया, मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, उसी के नाम पर जाएंगे इलेक्शन में, तो अल्टीमेटली वो 0 है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो स्थिति है इसको कोई लाइटली लेने वाला नहीं है महाराष्ट्र में जो भी पॉलिटिकल वर्कर है और जो सपोर्टर्स हैं। तो एक तो पहले है क्या कि अमित शाह ने जो पॉलिटिक्स की, जिस तरह से शिवसेना तोड़ा, बीजेपी तोड़ा और बाकी जो सारा सिचुएशन बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को नीचे किया, वही तय कर रहे हैं कि कौन जीते, मतलब जाएगा, मतलब सारा जो टिकट का बंटवारा है वो अंत उनके ही ये हो रहा है। इसीलिए कि कुंजी जो फाइनेंस की कुंजी है वो सेंट्रल लीडरशिप के पास, तो इसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक बात और है अनिल सिन्हा जी कि अब थोड़ी बात अलग किस्म से दिख रही है, वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज कहीं से फंड इंतजाम करके चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल करती रही है, कभी कम कभी ज्यादा, कोई मजबूती से, कोई कमजोरी से, थोड़ा हल्के ढंग से करती रही है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में लाखों करोड़, थोड़ी बहुत नहीं, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कैपिटलिस्ट का, जिसको कि उसको बचाना है बीजेपी के साथ मिलके और लूट का माल बढ़ाना है। तो इस कैसे वो अडानियों को ये लाखों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है बचाया जाए या किया जाए, इसके लिए कैसे भी सरकार लानी है, कैसे भी का मतलब कैसे भी पूरा ओपोजिशन खरीद लो, लोकतंत्र रहने ही मत दो, ये भी कोशिश हो सकती है। तो इस हिसाब से देखें ये गेम पॉलिटिक्स से ऊपर का हो गया है। अब राजनीतिक दल टूल बन गए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट का, ये मुझे दिख रहा है जी। देखिए क्या हुआ है कि अडानी का जहां तक आपने मामला ये लिया, मतलब हजारों एकड़ की जमीन जो है, सैकड़ों नहीं हजारों एकड़ जमीन जो है उनको वो ऑलरेडी दे चुके हैं रीडेवलपमेंट के स्कीम में। जैसे पूरी धारावी बिगेस्ट स्लम है वो एशिया का, वो उनको दे दिया है। उसी तरह से और अभी हाल में मैं देख रहा था कि कहीं और एक बड़ा प्रोजेक्ट है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के पास है, भारत नगर का प्रोजेक्ट, वो भी मेरे ख्याल में अडानी को मिला है। तो और बाकी जो है वो छोड़ दीजिए, मतलब ये जो लैंड के प्लॉट्स हैं वो डायरेक्ट दिया है, और बहुत सारे ठेके बहुत सारे ये दे चुके हैं। और सिर्फ उनको नहीं है, वो अडानी से रिलेटेड और भी अडानी या उसी तरह के लोगों को इन्होंने बांटा है। अब ये दिक्कत ये है कि जैसे कि आर्य कॉलोनी का सवाल है या धारावी का सवाल है, ये बॉम्बे का जो लैंड प्लॉट्स है, लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये होना है, निकलना है उनको, ये से मतलब जिसको विस्थापन कहते हैं होना है, पूरा वो करना, मतलब वो लूट रहे हैं। तो वो जो इंडिया गठबंधन ने ये बता दिया है, मतलब ये ओपन उनको करना पड़ेगा, कम से कम ये सारे प्रोजेक्ट स्क्रैप होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। शिवसेना आगे है इस मामले में, क्योंकि बॉम्बे में सबसे ज्यादा उनका स्टेक है, और बाकी जो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस तो उनके खिलाफ ही है। ऑफ लेट शरद पवार भी जो अडानी को स्पेयर करने का सोचते थे वो अब उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया गठबंधन की ये फाइट तो जारी रहेगी। अब है क्या कि अगर उनका लाखों करोड़ का, सही का लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अब उसमें अगर कुछ हजार करोड़ अगर खर्च भी हो जाते हैं तो क्या उसको क्या करना है, और पैसा कमा भी लिया है। अभी जो सरकार में देखिए, ये जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट गिराई गई वो सिर्फ इसलिए नहीं गिराई गई कि सिर्फ उनको क्या कहते हैं सत्ता लेना था बीजेपी को, उनको इसलिए उन्होंने गिराई है कि ये जो अभी इलेक्शंस हैं, बाहर के इलेक्शंस, यहाँ का देखिए, इन 24,000 करोड़ का मंथली जीएसटी महाराष्ट्र देता है, पूरे इंडिया में नंबर 1 है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर 11,000 करोड़ है कर्नाटक का। अब गैप देख लीजिए, जो सेकंड और इसके बीच में गैप है वो है इतना गैप, मतलब 24,000 करोड़ इतना। तो इतना ह्यूज अमाउंट सिर्फ जीएसटी देता है। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ी पूंजी इन्वॉल्व है।
और आपको ऐसे भी जानकारी मैं दूंगा कि पिछले जो इलेक्शन लोकसभा में हुए तो कुछ सीटों के बारे में लोगों ने मुझको कहा, मतलब आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, इसको सिर्फ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 100 करोड़ रुपया खर्च किया एक कंस्टिट्यूंसी में एक कैंडिडेट ने। आप सोच लीजिए कि अगर 2-3 कैंडिडेट अगर ऐसा है तो हर कंस्टिट्यूंसी में 300 करोड़ 400 करोड़ का इन्वेस्ट, तो ये तो कैंडिडेट का है, जो ओवरऑल खर्चा है पार्टीज का वो। अब सोचिए हजारों करोड़ का इलेक्शन, 2014 का इलेक्शन जो उस समय का मतलब सबसे रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, आपको भी पता होगा, लोगों ने कहा था कि सबसे ज्यादा खर्च किया हुआ इलेक्शन है। अब वो सब रिकॉर्ड खत्म हो गए। अभी चुनाव आयोग वो रिकॉर्ड रखना ही बंद कर दिया, वो बताता भी है कि नहीं। अब ये जो अपलोड करते हैं इंडिविजुअल्स जो है कैंडिडेट, उन वो भी हो रहा है कि नहीं मालूम है। मुझको याद है कि हम लोग के समय में आपको अपलोड करना पड़ता था, डेली का खर्चा, और वो खर्चा वहां पर आप कोई भी आदमी देख सकता था, हाथ से लिखा हुआ उस स्क्रीनशॉट उसमें रहता था, जो तुरंत का आपको खर्च किया है आपने, एक्सीड नहीं होना चाहिए। झंडी पताका लेके आप जाने हैं तो डरता था कि चुनाव आयोग जो है वो काउंट करता था कि अगर 50 झंडी है तो इसका इतना पैसा, तो ह्यूज मनी इन्वॉल्व है। लेकिन आपने एक जो मीडिया वाली बात कही ना, मीडिया यहाँ मिसप्लेस्ड है। वो चाह रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में एक नैरेटिव चलाई गई कि शैलजा और हुड्डा का चल रहा है, ये वैसी नैरेटिव यहाँ चलाना चाहते कि शिवसेना, मतलब लोगों में कंफ्यूजन। देखिए उनका, वो जानते हैं कि ये होने वाला नहीं है, लेकिन लोगों में ये कंफ्यूजन हो जाए कि शिवसेना और कांग्रेस एक नहीं है। लोग अभी भी चैनल देखते ही हैं, और चैनल नहीं, मैं आपको कहूंगा कि इसमें यूट्यूब वालों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं कल से 3-4 चैनल पर जा चुका हूं, सबको मैंने कहा कि आप उनकी नैरेटिव जो है उस पर आप मत चलिए। आप देखिए ये खबर को जरा डिसेक्ट करिए, इसकी चीड़ फाड़ कर ली जाए कि किस तरह से ये खबर चली है। कांग्रेस सूत्र बता रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनमें बात हुई है। कांग्रेस सूत्र बता रहा है कि अमित शाह मिले हैं, से मिला है, संजय राउत मिले हैं। दोनों जो है, जो बीजेपी है शिवसेना, दोनों ने डिनाई किया है। अब आप, और उन लोगों ने भी डिनाई किया है, मतलब क्या कहते हैं, शिवसेना ने डिनाई किया है। कांग्रेस बार बार जो जिसके हवाले से खबर दी गई है, उसके दो जो प्रमुख नेता हैं, विपक्ष के नेता वटेदीवार और ये क्या कहते हैं नाना पटोले अध्यक्ष, दोनों जितना शिवसेना इसको खंडन नहीं कर सकती, उससे ज्यादा खंडन कर रहे हैं। लेकिन खबर वो चल रही है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप जरा इमेजिन करिए, संजय राउत तो जेल में रह के आए, उद्धव ठाकरे को, उसके अगर उद्धव ठाकरे को बीजेपी लीडर बनाना चाहती थी, और बीजेपी अगर ये इसकी नौबत ही नहीं आती कि वो एनसीपी को ज्वाइन करके और कांग्रेस के साथ सरकार बनाते, इसका कोई चांस, जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनका डिमांड ही था कि चीफ मिनिस्टर हमको बनाओ, उसके और आपने वादा खिलाफी की है। अब वो जो है उनकी गद्दी छीन ली, बकायदा छीन ली, मतलब बकायदा पैसे खर्च करके उनके शिंदे को गुट के लोगों को ले जाकर उनकी पूरी पार्टी तोड़ दी। वो हर जगह जा जाके बोल रहे हैं दुनिया में कि गद्दारों को माफ नहीं करना है, और गद्दारों को माफ नहीं करना है। दूसरा कि मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं कि गुजराती लोगों ने हमारा स्टेट को हमको कर रहे हैं, गुजराती लॉबी, बकायदा मतलब शिवसेना की नैरेटिव है, सब लोग बोल रहे हैं महाराज। अब उसके बाद वो अगर उससे हाथ मिलाते हैं तो 10 सीटें भी उनकी आएगी। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि अगर वो उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ मिल जाते हैं तो शिवसेना की 10 सीटें नहीं आएगी, मतलब 55, 50 और 70, 80 छोड़ दीजिए, 10 सीटें नहीं आएंगी। उनके लोग ही उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, दूसरा है कि उसके बाद लीडर कौन होगा? शिंदे ऑलरेडी वहां पर चीफ मिनिस्टर है, वही उनका चेहरा, दोनों के बगल में वो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार बैठते हैं और वही लीडर बन के जा रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे उनके नेतृत्व में जाके चुनाव लड़ने वाले हैं? मतलब बकवास की भी एक सीमा होती है। वो सीमा इसीलिए नहीं है कि आपको कहीं और से आप करते हैं। और मैं आपको बताता हूँ इस चक्कर में कि कहता है कि राजा से भी ज्यादा आप उनके भक्त हैं, मतलब राजा जितना अपना भक्त नहीं है उससे भी ज्यादा आप भक्त हैं।
तो ये दिखा रहा है ये चैनल लोग, ये भक्ति में उनका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। ये जो नैरेटिव चली है, इससे और ये पुष्टि हो गई कि वो कोई भी गठबंधन तोड़ सकते हैं और किसी को भी मिला सकते हैं, उनकी अपनी ताकत तो नहीं है। ये हो गया कि जो हताशा आपने कहा है वो एकदम सही है कि हताशा मतलब कि अपनी ताकत से वो जीत नहीं सकते हैं, उनको कोई प्लेयर जो है सो कहीं से बोरो करना है, इसके अलावा उनको कोई उपाय नहीं है। तो ये मीडिया जो के रूप में जो प्लेयर उनको मिल रहा है, थोड़ा हम स्क्रीन में दिखा भी देना चाहते हैं कि कैसे खबर चल रही थी। कि देखिए, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर नीचे लिखा हुआ है, अमित शाह से संजय राउत मिले कांग्रेस सूत्र, ये खबर चल रही थी, बड़े चैनल पर चल रही थी, आप देख के समझ सकते हैं। और उद्धव और फडणवीस की मुलाकात, सूत्र कह रहे हैं फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदल गया, ऐसा भी ये कह रहे हैं कि उद्धव का रुख बदल गया। ये एक दिन पहले की बात है। आज भी जो खबर चल रही है वो आप देखिए, ये इंडिया टीवी में ट्वीट भी किया गया है उस खबर को। वो कहा है कि आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही महाविकास आघाड़ी की गाड़ी, क्या उद्धव ठाकरे फिर जा सकते हैं बीजेपी के साथ। यानी देखिए खबर कैसे प्लांट की जा रही है, बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे जा रहे हैं, ऐसी खबर चले ताकि सारी खबर ही अपोजिशन के प्रति जो विश्वास जनता में जगा है कि एक लड़ाई लड़ी जा रही है, अपोजिशन लड़ रहा है, उस अपोजिशन को ही संदिग्ध बना दो कि यार ये लोग तो फिर से जाके उन्हीं को मिल जाएंगे, तो इनको वोट देने से तो अच्छा है कि बीजेपी को ही सीधे वोट दे दो। इस तरह का भाव पैदा हो, इसके लिए ये खबर प्लांट हो रही है। और कौन कर रहा है बैटिंग, कौन कर रहा है, मीडिया कर रहा है। मीडिया के पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। शर्म आनी चाहिए कि उस सारे सूत्रों को दरकिनार कर दिया नेताओं ने कि तुम गलत खबर चला रहे हो, लेकिन मीडिया इसके बजाय कि वो माफी मांगे, खेद जताए, उसका कुछ दूसरा पक्ष चला दे, ये सब करने के बजाय फिर से वितंडा लेकर के सामने आ गया कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जा सकते हैं। भाई उद्धव ठाकरे को अगर आप लेना चाहते हैं बीजेपी उद्धव ठाकरे को, तो उसी समय मुख्यमंत्री बना देते ना। उद्धव ठाकरे अलग क्यों हुए बीजेपी से, इतने साल से रगड़ा चला, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध सरकार है, ये गलत, सारे अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद भी आप यकीन दिला रहे हैं और यकीन से कह रहे हैं मीडिया हो करके कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जा सकते हैं। कोई एक सिम्टम्स बता दे जिससे कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी में जाने का कोई रास्ता दिखता हो, कहीं हाथ भी मिलाया गया हो, उद्धव ठाकरे ने मिलाया हो बीजेपी के नेताओं से पूरे दौर में, कहीं से कोई क्लू तक नहीं है। इसके बावजूद ढिठाई के साथ में बीजेपी भी नहीं कह रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ हम हाथ मिलाने जा रहे हैं। ये तीसरा मीडिया आ गया कहने के लिए। तो ये मीडिया कौन है? ये मीडिया है ही नहीं, ये एक तरह से मतलब वीपन है, बीजेपी का हथियार है, इलेक्टोरल हथियार बन गया है मीडिया। जी अनिल सिन्हा जी। देखिए, ये जो है आपको ये मीडिया के बारे में आप बोल रहे हैं ना, ये आईटी सेल से उनका काम चलना बंद हो गया। पहले ये मीडिया थोड़ा सा बीच में रहती थी, मतलब एक नो मैंस लैंड में कि भाई ना इधर है उधर है, ऐसा दिखाने का मैं थी नहीं थी। तो उनका मतलब जैसे ड्रेस, आप जैसे कि कोई आर्मी होता है ना कि जो ड्रेस दूसरे का पहन के आ जाता है, तो कई बार वो दूसरा ड्रेस में आ जाते थे या न्यूट्रल ड्रेस में आ जाते थे, तो इससे अंदाजा लगता था क्या कि वो न्यूट्रल है। अंदाजा नहीं लगता था, कोशिश करते थे, जैसे कि चार लोगों को जमा कर लिया, चार में से दो जो है जो प्रमोद कृष्णम टाइप का कांग्रेसी को खड़ा कर लिया, और उसके बाद जो है लगा कि कांग्रेस का भी आदमी है, ऐसा टाइप का। तो वो चला रहा था। अब उनका प्रॉब्लम क्या हो गया है कि अब आईटी सेल जो काम करना चाह रहे थे, हमको लग रहा है कि अगर ये लोग सबसे मुश्किल पैदा कर रहे हैं, तो अमित मालवीय की नौकरी चली जाएगी। जब यहाँ 4-5 लोग ऐसे हैं, मतलब 4-5 लोगों का नाम अब लेना चाहिए कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन 4-5 लोग ऐसे आ गए हैं जो अमित मालवीय फेल है उनके सामने।
तो वो ये अब उसकी उनकी नौकरी खतरे में है, उनको अब अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए, या तो डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन कर ले वो, नहीं, और वो ज्वाइन तो किए हुए हैं ही, मतलब वो काम छोड़ के अपना प्रवक्ता का काम करें। आईटी सेल उनका नहीं चलेगा, क्योंकि आईटी सेल से आगे बढ़ के ये काम कर रहा है। ये जो मीडिया है वो आईटी सेल जो बीजेपी का है उससे बहुत आगे निकल गया है। अब ये जो खबरें चला रहा है, अब ये चला, आपको पता होगा कि एबीवीपी की कमान किन अभी हाल में किन पत्रकार को मिला है, तो निश्चित तौर पर उनका जो क्रेडेंशियल, उनकी जो विश्वसनीयता है, उनका जो परफॉर्मेंस है आप देख चुके हैं। हालांकि उनको लगता है कि वो बहुत महान पत्रकार हैं, लेकिन उनके आप देख चुके हैं। तो अगर यही महानता है तो आप देख लीजिए, मतलब कि आप 400 पार वाला जो नारा चला था, उससे आपको लगता नहीं है कि मीडिया को कोई शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए थी? एक कम से कम पट्टी तो चलनी चाहिए थी क्या कि मीडिया फेल हुआ, हर एक में हमने जो चलाया था वो गलत हुआ, लेकिन कोई नहीं चलाया, उसके बाद चालू हो गया, मैं भूल गया उसको। और अब उसके ये नहीं, आपको तो एक बार करना चाहिए प्रोग्राम सर, ये जो है 400 पार वाला, 400 पार वाला में कुछ क्लिपिंग्स निकाल करके कि जो 400 पार वाला जो बाइट सब दे रहा था मीडिया वाला, बिल्कुल आप सही करते हैं, हम उसकी तैयारी करते हैं, इस शो पर हाँ, हम वो आएंगे। उनको अब बताइए कि क्या कैसे बढ़ चढ़ के बता रहा था। वो 240 लाया, 400 और 240 में देख रहे कितना फर्क है। और 400 तो आप बोल रहे हैं ना, ये लोग तो 450 450 भी बता रहे थे, और बढ़ करके बता रहे थे। नहीं, उनको लग रहा था ये कि कंपटीशन चल रहा था ना, कि कहीं हम पीछे ना लग जाए। वो बॉस जो है, बॉस को कहीं ये नहीं लगे कि हमने कोताही कर दी, तो इसके लिए पूरा जान लगा दिया था। वैसे ही जान लगा दिया है महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में चीजें मिल नहीं रही है। ये एक और बात इससे साबित होता है कि महाराष्ट्र में एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने के लिए कोई इशू नहीं मिल रहा है। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपस में ये लड़ रहे हैं, इसके अलावा उनको कोई नैरेटिव है। देखिए, ये हरियाणा में भी मामला था, इशू ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको समझना चाहिए कि हरियाणा में भी मीडिया को या बीजेपी को कोई इशू नहीं मिल रहा वो उसको ट्रैक्शन देने के लिए, न या महाराष्ट्र में मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन को क्यों नहीं आना चाहिए, इस पर कोई मतलब क्यों नहीं आना चाहिए कि भाई अडानी के समर्थक है या विरोधी है, वो जो है उसकी नीतियां क्या है, वो जो है देश को तोड़ने वाला है, वो जो है समाज को तोड़ने वाला है, ये कोई न विकास के विरोधी है, ये कोई नैरेटिव नहीं बना पा रहा है मीडिया, न बीजेपी बना पा रही है। तो अब वो इस पर डिपेंड कर रहे हैं जो कि हरियाणा में फार्मूला लगाया। लेकिन असली चीज जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जिस पर कि हम लोगों को मतलब यूट्यूबर्स को मैं बोलता हूं कि आप एकदम भूल जाइए कि कोई मीडिया एग्जिस्ट करता है इंडिया में। आप हैं उसके असली मीडिया, और आपको इसके लिए रिसोर्सेस भी जुटाना चाहिए कि फील्ड से खबरें आए, और आपको उस जो कमान मीडिया का है वो लेना है। ये भूल जाइए कि आपके पास ट्रांसपोंडर नहीं है, आपके पास चैनल सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, जो है उपलब्ध उसके हिसाब से काम करिए। क्योंकि क्या है कि ये मीडिया अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये मान के आपको चलना पड़ेगा। अब अभी देख लीजिए कि कर क्या रहे हैं। वो हरियाणा में जो किया उन्होंने, हरियाणा में बाकायदा रिगिंग किया उन्होंने इलेक्शन का, और ये इनकी मिलीभगत से वो बाकी जो चार्ज है आप जानते हैं कि 99% चार्ज था। उसके बाकी जो आरोप है ईवीएम का नहीं, ईवीएम बदलने का आरोप है। यहाँ देखिए लोग बोलते हैं फिर वही ईवीएम का, फिर ईवीएम का मामला नहीं है। ये है कि ईवीएम जो है ईवीएम उसको पलटने का मामला है, उसको ले जाकर के दूसरा ईवीएम रखना, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है। इसमें जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और ये है, बाकी कैंडिडेट्स को पैसे दे करके खड़े किए उन्होंने, और मतलब पूरा मॉनेटरी पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और कैडर आरएसएस का अभी देखिए चारों तरफ चालू है। बहराइच, उसके बाद और भी आप देख रहे हैं कि लगातार देश में वहां स्वाभिमान यात्रा बिहार में चल रही है, महाराष्ट्र में भी वही नैरेटिव चलाने की कोशिश मतलब वो सब घेराबंदी है कि पोलराइजेशन। उसके बाद अब अभी ये 3-4 दिन चलेगा, उसके बाद आप देखिएगा कि कहीं वो तो इंडिया टीवी वगैरह तो लगा ही हुआ है कि रोज उनके यहाँ कुछ खबरें चलती हैं मुसलमान का, पाकिस्तान का, और ये डिबेट भी बताते हैं कि किस तरह से जो है ये मतलब एकदम कॉमनल डिबेट करते हैं वो। चूंकि अब कोई चुनाव आयोग नहीं रह गया, न कोई अदालतें हैं, इसीलिए अब आप कोई कार्रवाई क्या होगी। तो उनका तो उन लोगों का चैनल का लाइसेंस खत्म होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इसीलिए कि जिस तरह से वो कर रहे हैं
वो एकदम देश के संविधान के खिलाफ है। देश की जो परंपरा वगैरह तो छोड़ दीजिए, मैं परंपरा तो अब यही परंपरा है, लेकिन जो कानून है उसके खिलाफ है। बकायदा कॉमनल हेट्रेड फैला रहे हैं, लेकिन उनको कोई करने वाला, वही वो कॉमनल हेट्रेड फैलाने वाला चैनल वो आपको बता रहा है कि उद्धव ठाकरे जा रहे हैं उधर। मतलब एक नया टाइप का नफरती जो क्या कहते हैं अभियान है नफरत का, वही चल रहा है। ये मैं आपको कहूँगा। जी जी, आपको निकलना भी था अनिल हाँ, सिन्हा जी, आप निकल मुझको सकते जरा हैं। जाना है। जी जी, जी थैंक जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने से के लिए। लेकिन हमारे दर्शक बने रहें और हम इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो ये कि अब तक जो हमने बात की कि महाराष्ट्र में हताश हो गई है बीजेपी। हताश का मतलब क्या है? जो आशा का मर जाना, आशा जो आशा जो उम्मीद होती है, उम्मीद का मर जाना ही हताशा कहलाता है, हताश। तो ये जो हताशा बीजेपी में आई है, इसलिए ये सोच कर आई है कि महाराष्ट्र हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा। महाराष्ट्र हाथ से निकल जाएगा तो सबसे ज्यादा दर्द अडानी को होगा, और अडानी को दर्द होगा तो उसका सबसे ज्यादा फीलिंग नरेंद्र मोदी अमित शाह को होगा। तो कैसे अडानी को प्रोटेक्ट किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की। और आप ये भी समझिए, अनिल सिन्हा जी बहुत सही बात कह रहे थे कि इस बार महाराष्ट्र में जो अंडर करंट बात है, जो पूरे चुनाव को डिसाइड करेगी, वो अंडर करंट ये है कि गुजरातियों ने आकर के महाराष्ट्र को लूटा है। गुजरातियों ने महाराष्ट्र को लूटा है, ये अंडर करंट है। और महाराष्ट्र के लोग नरेंद्र मोदी और अमित शाह के डिक्टेशन को लेने नहीं जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस हो कि एकनाथ शिंदे हो, ये मुखौटा हैं। वो सब तमाम सर्वे करने वाले लोग, वो तमाम टीवी पर खबर बताने वाले लोग, वो खबर एक रणनीति के तहत प्लांट कर रहे हैं। और ये बात हम भी समझाना चाहते हैं और दर्शक भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये खबर जो है प्लांट की जा रही है। प्लांट की खबर को प्लांट किए जाने का मतलब ही है कि रणनीति नहीं, ये साजिश कहते हैं। क्योंकि चुनाव जनता को बरगला के थोड़े लड़ा जाता है। जनता से के साथ ईमानदारी के साथ बात करना, एक विश्वसनीय वादा करना और उस हिसाब से जनमत लेना, ये राजनीति का काम होता है। राजनीति ये नहीं होती कि कुछ भी विश्वास दिलाओ, किसी तरह से सत्ता में आओ, वोट को खरीद लो, अपोजिशन को खरीद लो, अपने ही सहयोगी दल के एमएलएस को इस जोड़े रखने के लिए उसको पैसे दो, वरना वो कहीं अपोजिशन में तो नहीं चला जाएगा। ये जो डर है, वरना एकनाथ शिंदे को क्या जरूरत पड़ी कि अपने ही एमएलए को वो 15-15 करोड़ रुपए बांटने के लिए गाड़ियों से रकम भिजवाए। जो गाड़ी पकड़ी गई है, जिस बारे में महाराष्ट्र के नेता दावा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हताशा उनकी मानसिकता में हावी हो गई है। चाहे बीजेपी हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, इनके मन में हताशा हावी हो गई है। भाई अजित पवार ने तो कैबिनेट की मीटिंग छोड़ करके वो चले गए और उसमें हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पास हुए। बिना अजित पवार के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पास कर दिए गए कैबिनेट की मीटिंग में, ये भी हुआ। एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी में नहीं जानते कि किस जगह पे कौन किसको उम्मीदवार लड़ाए, वो बीजेपी तय कर रही है। तो एकनाथ शिंदे का एक अलग समस्या है। इधर जो महायुति में जो घमासान चल रहा है, जो तानाशाही से उबे हुए हैं, उसको बताने के लिए मीडिया सामने नहीं आ रहा है। लेकिन
सीटों के लिए जो स्पर्धा होती है, स्वस्थ स्पर्धा होती है कि हर पार्टी को कि हमें ज्यादा मिल जाए तो हमें ज्यादा मिल जाए, इस वजह से इंडिया गठबंधन में जो 2-1 दिन की देरी हो रही है, वो देरी बड़ी खबर बनी हुई है। झारखंड में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन झारखंड में सारा मसला सलट चुका है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज तो सीट वार सबका नाम प्रत्याशियों का आ रहा है। कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जेएमएम भी अपनी सूची को बस आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है उधर सूची जारी हो रही होगी, तो नॉमिनेशन फाइल भी शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और महाराष्ट्र में भी आज के ही दिन हम आपको बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन हम संजय राउत की एक बाइट सुनाना चाहते हैं, जो 5 करोड़ वाला मामला है उस पर थोड़ा सुनिए संजय राउत। जो टोल रोड है या जो रास्ता है वहाँ कल 2 गाड़ियाँ थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए थे। आपको पता होगा, मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है, ये मैंने कहा था। 15-15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भेज दिया है और काम चल रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया, 5 करोड़ का हिसाब दिखा दिया है। 2 गाड़ियाँ थी, उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे, एक फ़ोन आ गया, एक गाड़ी छोड़ दी। वो जो वहाँ इंस्पेक्टर था वो पहले उसी विधायक ने अपने गांव में अपने सेवा में रखा था, वही उसको टोल नाका पर उसको भेजकर एक गाड़ी को छोड़ दिया। लेकिन 5 करोड़ रुपए हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए हैं। राज्य के लगभग 150 विधायक हैं जिनको ये पैसा अब तक पहुंच गया है, 15-15 करोड़। बाकी का पैसा भी जाएगा, हमारे 2-4 हज़ार रुपया भी हमारे जब्त कर देंगे, हमारे गाड़ी से, हमारे पॉकेट में से हमारे जब्त कर देंगे। हाँ, लेकिन ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री या देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार की तरफ से। 5 करोड़ ये साधारण रकम नहीं है। 15 करोड़ थी, 10 करोड़ छोड़ दिया, कहाँ गया मुझे पता नहीं। अचानक मैंने उस बारे में ट्वीट भी किया है। 15 करोड़ का हिसाब था कल, 15 करोड़। तो पूरे राज्य में इस तरह से 15-15 करोड़ पहले पहुंच गए हैं अपने विधायक के पास, और बाकी के 30-30 करोड़ रुपए जल्दी ही मिलने वाले हैं। और ये सब पैसा जा रहा है, अभी जाएगा पुलिस प्रोटेक्शन में। जी, तो आप सुन रहे थे संजय राउत जी को। संजय राउत जी ने पूरे प्रकरण को साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से उनकी कही हुई बात सच हुई है, और आज 15 करोड़ रुपए जो 3 गाड़ियों में पकड़े गए, 2 गाड़ियां छोड़ दी गई और एक गाड़ी जो जब्त की गई है उसमें 5 करोड़ रुपए हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने एमएलएस को अपने साथ जोड़े रखने के लिए एक नई 50 करोड़ की खेप देने का वादा किया था, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं, और पहले भी वो ऐसी रकम दे चुके हैं, ये बात। और शंकर दत्त जी बहुत सही लिख रहे हैं कि बीजेपी के पास केवल ईवीएम ही हथियार के तौर पर है आने वाले चुनाव में, और कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए और उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए, संसद से लेकर सड़क तक। और इसके आगे पटेल जी लिख रहे हैं, विधि जी बीजेपी में देवेंद्र जैसे लोगों की कोई जगह नहीं रंगा बिल्ला के सामने। और विधि जी लिख रहे हैं कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी गलत खबरें प्लांट कर रहा है तो क्या शिवसेना ठाकरे गुट को आकर बयान नहीं देना चाहिए, जबकि संजय राउत छोटी छोटी बात पर पीसी बुला लेते हैं। तो विधि जी, संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन अमित शाह से
मुलाकात करना पसंद नहीं करूंगा। और उन्होंने उनको वो अहमद शाह अब्दाली से तुलना करके फिर से दोहराया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मीडिया उस खबर को आगे बढ़ाए हुए है। ये बातें भी साफ तौर पर देखी जा रही है, कही जा रही है। हम आपको सीटों के गठबंधन को लेकर के बहुत लोगों को इंतजार है कि क्या होने वाला है। तो आज महाराष्ट्र में सीटों के गठबंधन पर एक अंतिम खबर अंतिम रूप से प्रत्याशियों की आनी है। और इससे पहले नाना पटोले क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनाना चाहते हैं। उनके नेताओं के बंगलों पे जाइए, कैसा लोगों का मारपीट चल रही है, वो भी थोड़ा सा मीडिया ने दिखाना चाहिए। सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम होता ही है, कार्यकर्ताओं का प्रेशर होता है, सब चीज़ों का प्रेशर होता है। नेताओं को लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए वो सीट लेना चाहिए। तो ये हमारा जो इशू है वो आजकल में क्लोज होगा। हमने बाला साहब थोराट जी को कल हमने ही बताया कि आप शरद पवार जी से और उद्धव जी से मिलके क्या बात है वो करके आइए। तो अभी उनके साथ भी मेरा मीटिंग है और मुझे लगता है कि आज और उसके बाद में हमारा महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का भी मीटिंग है। 25-30 जगहों का प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगा। किस तरह से नाराजगी, उद्धव जी किस तरह से नाराज है? कोई नाराजी नहीं है, नाराजी किसी के नहीं है। सीट शेयरिंग में इस तरह का होते ही रहता है। और आज मीटिंग आपकी किनके साथ होने वाली, बाला साहब थोराट या बाकी होगा? महाविकास आघाड़ी का भी होगा। अभी थोराट साहब को हमने जो भेजा था, क्या उन लोगों ने मैसेज लाया, उसका मीटिंग एक होगा हमारा, बाद में सीट शेयरिंग का। बाद में ये बातें भी आई कि कुछ बीजेपी के नेता मिले हैं उद्धव जी को और ये सब चीजें बहुत सारा। अभी तो पोला बहुत फूटने वाला है। जरा पोला फूटने वाला है, अभी खेल शुरू हुआ है। बीजेपी ने खेल रखा था और बीजेपी का कैसा खेल टूटता है अब देखिए आ गया। तो संजय राउत का कहना है कि 210 सीटों पे बात क्लियर हो गई है, लेकिन बाकी मतभेद है। क्या मैंने कहा अभी हो जाएगा, आज हम लोग बैठ रहे हैं, आज डिसीजन होगा। तो आप सुन रहे थे नाना पटोले को, और पूरा विश्वास जता रहे हैं कि जो भी सूची है बहुत जल्दी आ जाएगी। और कई सीटों पर उन्होंने नंबर भी बताया, और इससे पहले हालांकि ये नंबर बदलते रहे हैं, लेकिन नए सिरे से जो बातें हुई हैं 200 से ज़्यादा की प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन गई है। ये तो सब लोग कह रहे हैं, चाहे शिवसेना से चाहे कांग्रेस से, सबके बयानों का मैं सार बता रहा हूं। तो लेकिन फिर भी 288 पर सहमति होनी है। और अंतिम रूप से कितनी सीटें बची हैं जिस पर सहमति नहीं हुई है। तो दिल्ली में कल जो सीईसी की बैठक हुई थी, कांग्रेस के आला कमान ने अपने स्टेट के लीडरशिप को बता दिया था कि क्या करना है, और उसी निर्देश को लेकर के वो मुंबई पहुंचे हैं। कुछ सीटों का लेन देन होना है, कुछ सीटें पर कांग्रेस भी दावेदारी छोड़ेगी और कुछ के लिए शिवसेना को भी मनाया जाएगा। मूल रूप में इन्हीं दोनों के बीच में सीटों को लेकर जिच है, बाकी सारी सीटें तय हो गई हैं। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में एक मुकम्मल सूची, एक पूरी सूची महाविकास आघाड़ी की ओर से आएगी। हालांकि महायुति की तरफ से भी अब तक कोई मुकम्मल सूची नहीं आई है, सिवाय बीजेपी के, जिन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, अपने एमएलएस के टिकट को बहाल रखा है, उस हिसाब से उन्होंने घोषणा की है। लेकिन अब भी बीजेपी चूंकि 155 सीटों पर लड़ने वाली है, तो उनकी बाकी दूसरी सूची का इंतजार है। नॉमिनेशन फाइल किए जाने की तारीख आज से है, आज से शुरू हो गई है महाराष्ट्र में नॉमिनेशन फाइल करना। और इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, ये चुनाव अब ये प्रत्याशियों के नाम तय करने वाला फेज जो है 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा। और फिर अब उसके आगे सिर्फ मुद्दों पर बात होगी, और मुद्दे जो हैं वो निश्चित रूप से आगे काम आएंगे। और हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि जो महाराष्ट्र मराठियों को आरक्षण देने के नाम पर के जो आंदोलन चल रहा है, दिलाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, तो उन आंदोलनकारियों के साथ क्या साथ लेना नहीं चाहिए, उनसे बात नहीं की जानी चाहिए जरांगे जी से। तो इसमें एक बात समझिए, महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी नहीं रहते। आरक्षण का सवाल मधुमक्खी का छत्ता होता है। आप मराठे आंदोलनकारी मराठा के पक्ष में अगर जाते हैं, आपको जो घोषणा करना है कीजिए,
लेकिन आंदोलनकारी के साथ में जाते हैं तो फिर मराठा को जिस वजह से आंदोलन करना हो रहा है कि हमें आरक्षण चाहिए और ओबीसी में डाल करके या जिस तरीके से, तो जिस वर्ग को नुकसान होगा वो भी आंदोलन कर सकते हैं। राजनीति में ये बात देखनी पड़ती है। यही कारण है कि जरांगे जैसे नेता अकेले होते हैं, उनके साथ में राजनीतिक दल नहीं होते, क्योंकि जरांगे सिर्फ मराठों की बात करते हैं और राजनीति सारे समुदाय और धर्म की बात करती है। इसीलिए जरांगे से अलग से कोई समझौता करना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि दूसरा मोर्चा खिलाफ में भी खड़ा हो सकता है। और बीजेपी, अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो बीजेपी को एक हथियार देगी, और बीजेपी ऐसा करती है तो कांग्रेस या महागठबंधन जो है, महाविकास अघाड़ी जो है, उनके नेताओं को हथियार मिलता है। इसीलिए इस विषय से दूर रहा जाता है, दूर रखा जाता है। और विधि जी लिख रहे हैं, इसलिए वो तो एमएच स्पेशल क्राइम ब्रांच पूछताछ करना चाहती है, लेकिन उसे वही जमा कर लिया जाए। परमानेंट सीआरपीसी सेक्शन 268 का हवाला दे करके, लगता है नोट से संबंधित विषय पर बात हो रही है। डॉक्टर अशोक वानखेड़े का क्या हुआ, एनी अपडेट, के मिश्रा जी कह रहे हैं। अशोक वानखेड़े जी इन दिनों फील्ड में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आगे बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन शंकर दत्त जी पूछ रहे हैं, प्रेम कुमार जी हैज गिवन ए गुड प्लेटफॉर्म टू इंटरेक्ट अस विद इन द ग्रुप आल्सो, सो वी लाइक this channel and Prem ji an unbiased person holds a very good reputation। अभी हमने एक दर्शक को बैन किया है, पहली बार बैन किया है, वो रंजन बाबू को हमने बैन किया है, क्योंकि वो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, और गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हमें अब थोड़ी सी और सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि फेयर शब्द दोनों तरफ से होने चाहिए, बात भी और जवाब भी। तो ये सबके लिए संदेश है। और शंकर दत्त जी तो लिख चुके, आगे विधि जी ने भी दुआ सलाम चल रहा है। तो इस तरीके से हम अब इस बातचीत को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सियासत जो है करवट लेती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है। हर अपडेट के साथ में हम आपके बीच आते रहेंगे। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। और अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम इंडिया को धन्यवाद।